अटैक ऑन पैकेट फिल्टरिंग की बात करें, आईपी एड्रेस स्पूफिंग क्या था? आईपी एड्रेस स्पूफिंग मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है कि जो अटैकर होता है ना, वो अपना ओरिजिनल जो सोर्स एड्रेस है उसको चेंज करके, उसको मॉडिफाई करके, मतलब उसका जो सोर्स एड्रेस था वो पहले अलाउड नहीं था, तो वो क्या करे, जो आपके प्राइवेट नेटवर्क के लिए अलाउड एड्रेस हैं, अपने एड्रेस को उसके साथ क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, चेंज कर दे बाय यूजिंग सम टूल्स, जिसको हम आईडी एड्रेस स्पूफिंग कहते हैं। अब जब वो आपके पास आएगा तो पैकेट फिल्टर सोर्स एड्रेस देखेगा। अब सोर्स एड्रेस कौन सा है जो अलाउड है, बेशक वो चेंज हुआ होगा, लेकिन इसको नहीं पता चलेगा कि ये फेक सोर्स एड्रेस है। वो समझेगा ये ओरिजिनल सोर्स एड्रेस है और ये उस पर क्या कर देगा, ट्रस्ट कर लेगा, उसको अलाउ कर देगा। तो इसको डील करने के लिए हमें कुछ राउटर पे एक्स्ट्रा फिल्टर्स ऐड करने पड़ेंगे जो ये चेक करें कि आइदर ये सोर्स एड्रेस है, ये कहीं फेक तो नहीं है। जिस तरीके से हमने गाड़ी की नंबर प्लेट की बात की है कि नंबर प्लेट, जाली नंबर प्लेट भी लोग लगा देते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने का कहीं ये जाली नंबर प्लेट तो नहीं लगी, ओरिजिनल है कि नहीं। सोर्स राउटिंग अटैक, सोर्स राउटिंग अटैक अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो बैकडोर वाले एड्रेस हमने नहीं पढ़े थे, बैकडोर ट्रैपडोर अटैक्स, जो नॉर्मल रूटीन को छोड़ के, जो नॉर्मल जो सिक्योरिटी प्रोसीजर है उसको छोड़ते हुए उसको बाईपास करते हुए कहीं और से एंट्री कर रहे होते हैं, तो वैसे अटैक को पैकेट फिल्टर डील नहीं कर सकता। सोर्स राउटिंग अटैक्स, ठीक है, जिसमें आपने कोई और रूट अपने पैकेट को डिफाइन कर दिया हो। अब आपका पैकेट जो नॉर्मल रूट है ना, सिक्योरिटी का, जहां पे सिक्योरिटी चेक हो रही है, उस रूट को फॉलो करने के बजाय उसको बायपास करते हुए किसी और तरीके से इंटर हो जाए, तो उसको पैकेट फिल्टर डील नहीं कर सकता। तो उसको भी ब्लॉक करने की जरूरत है हमें पैकेट फिल्टर में। अच्छा, टीनी फ्रैगमेंट अटैक्स, फ्रैगमेंट अटैक्स क्या होते हैं, फ्रैगमेंटेशन क्या होती है, कुछ आइडिया आप लोगों को? असल में होता क्या है कि हर जगह आपको पता है एक लिमिट डिफाइंड होती है। अगर अज्यूमिंग कि आप कोई मेल कर रहे हो, उस मेल की भी आपको पता है जो आप ईमेल कर रहे हो उसका भी एक साइज डिफाइंड होता है कि उससे ज्यादा साइज आप नहीं भेज सकते। एमटीयू क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, एमटीयू। एमटीयू क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, कि मैक्सिमम आप इतना ट्रांसमिट कर सकते हैं, इससे ज्यादा बड़ा पैकेट, इससे बड़ा अगर आपका पे लोड है, इससे बड़ा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास, हमने कोई ऐसा पैकेट भेजना है जिसका साइज बहुत बड़ा है, अब जब बहुत बड़ा साइज है तो अब इतने बड़े साइज को आप इकट्ठा नहीं भेज सकते, तो आप क्या बना देते हैं, उसके फ्रैगमेंट्स बना देते हैं। फ्रैगमेंट्स बना देते हैं, उसके अंदर एक फ्रैगमेंट फ्लैग होता है, फ्रैगमेंट फ्लैग 1 होगा, फ्रैगमेंट फ्लैग चेक किया जाएगा, पहला पैकेट आया, चेक किया जाएगा उसका क्या, उसका चेक किया जाएगा फ्रैगमेंट फ्लैग, अगर वो 1 है तो इसका मतलब है इसका एक पार्ट पीछे से और आ रहा है। दूसरा फ्रैगमेंट आया, उस फ्रैगमेंट की भी अगर फ्रैगमेंट फ्लैग 1 है तो मतलब अभी भी ये कंटिन्यू, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, इसका पार्ट पीछे से आ रहा है और भी। फिर तीसरा पैकेट आया, तीसरा पैकेट में फ्रैगमेंट फ्लैग चेक किया तो वो क्या था, 0, तो इसका मतलब है कि इस पूरे मैसेज के 3 पैकेट थे मेरे पास, फ्रैगमेंट थे, 3 फ्रैगमेंट थे, इस पूरे एक पैकेट के 3 फ्रैगमेंट बने मेरे पास। तो फ्रैगमेंट क्यों बनाए जाते हैं, फ्रैगमेंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब हमें बड़ा मैसेज ट्रांसमिट करना हो, ठीक है, तो अब बड़ा मैसेज हम लोग डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि वी हैव अ एमटीयू, एमटीयू मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, हम उस थ्रेशोल्ड को या उस लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते। एमटीयू मैक्सिमम लिमिट है जो आप ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। जैसे उससे बड़ा डेटा आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट करना पड़ेगा अपना पैकेट, छोटे छोटे बड़ा मतलब एक बड़ा पैकेट छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। उसमें हम उसकी लेंथ डिफाइन कर देते हैं, उसकी आईडी, उसकी ऑफसेट वगैरह, ये नेटवर्किंग में हो सकता है आपने सब चीजें पढ़ी भी होंगी। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि टीनी फ्रैगमेंट छोटे छोटे पैकेट्स बना के भेज देते हैं। फिर क्या होता है, जब रिसीविंग सर्वर के पास सब कुछ आता है ना, रिसीविंग एंड पे, तो वो इन तमाम पैकेट्स को दोबारा क्या करता है, रिसेंबल्स करता है। रिसेंबल करने का मतलब है, रिसेंबल मतलब कंबाइन करता है, क्योंकि देखिए उसको मैसेज तब तक समझ नहीं आएगा जब तक वो कंबाइन नहीं होगा, जब तक वो इकट्ठा नहीं होगा।
क्योंकि उसके बाद छोटे छोटे पैकेट्स आए ना, पूरा मैसेज इकट्ठा तो नहीं आया, पूरा डेटा पूरा पेलोड इकट्ठा तो नहीं आया ना, उसके पास छोटे छोटे उसके फ्रैगमेंट्स आए, उसके पीसेस आए, उन पीसेस को उससे क्या करना पड़ता है, उसको रीअसेंबल करना पड़ता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, टीनी फ्रैगमेंट अटैक्स क्या कर रहे होते हैं, ये अटैक क्या करते हैं कि यहाँ पर ये छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स बना के भेज देते हैं। अब जो आपका सर्वर है, सर्वर क्या करेगा, उसको रीअसेंबल करेगा, उसके पास ट्रैफिक का लोड बढ़ जाएगा, बहुत सारे उसके पास पैकेट्स आ गए, उन सब पैकेट्स को चेक करेगा, यार पहले कौन सा है, फिर दूसरा पैकेट कौन सा है, फिर तीसरा पैकेट कौन सा है। जो छोटा पैकेट है वो कम टाइम लेगा, उससे थोड़ा सा बड़ा जो पैकेट बना, फ्रैगमेंट बना, वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। तो अब उसको रीअसेंबल करने में लग जाएगा, तो उसकी वजह से आपका सर्वर कुछ देर के लिए आपको अवेलेबल नहीं रहेगा, डिनाइल ऑफ द सर्विस वाला अटैक हो जाएगा। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या था कि सर्वर पे अटैकर लोड बढ़ा देता है, और लोड बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपको वो सर्विस, जो सर्वर है आपको अवेलेबल नहीं मिलता, वो सर्वर बिजी होता है किसी और ट्रैफिक में। ये भी अटैक की हमने टाइप पढ़ी थी ना, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये टीनी फ्रैगमेंट अटैक के जरिए क्या करता है कि वो छोटे छोटे ढेर सारे पैकेट्स बना के भेज देता है। वो सारे पैकेट्स हो गए, सर्वर कहाँ पे बिजी हो गया, उनको रिअसेंबल करने में बिजी हो गया, तो वो अननेसेसरी काम करने में सर्वर लग गया, उसके पास ट्रैफिक का लोड ज्यादा हो गया, और जो उसके ऑथराइज्ड यूजर थे या जो ऑथराइज्ड पैकेट आना था, उसको क्या हो गया, डिनाइल ऑफ द सर्विसेज हो गया। बात समझ आई है कि नहीं आई? उसको यानी जिस पैकेट को सर्विस मिलनी चाहिए थी, वो पैकेट वेटिंग में चला गया, वो बेचारा वेट कर रहा है कि मुझे सर्विस मिले, और जिसको सर्विस नहीं मिलनी चाहिए थी, जो अटैकर ने अटैक किया था टीनी फ्रैगमेंट के जरिए, तो सर्वर हमारा उसके साथ बिजी हो गया। तो उसको भी हमें चेक करने की जरूरत है पैकेट फिल्टरिंग में। इसी का एडवांस वर्जन हमारे पास, पैकेट फिल्टर का एक एडवांस वर्जन है जिसको कहा जाता है स्टेटफुल पैकेट फिल्टर्स। है ये भी पैकेट फिल्टर्स, लेकिन उसके थोड़े से एडवांस वर्जन है स्टेटफुल पैकेट फिल्टर्स। जो ट्रेडिशनल पैकेट फिल्टर था, जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया है और पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, वो हायर लेयर के कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहा होता। अगर आपको याद हो, एफटीपी के मैंने एक आपको डिस्कस किया था आपके साथ, इसकी ग्लास एग्जांपल भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ, मे भी आपको जरा अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, अज्यूम करें कि कोई एप्लीकेशन का यूजर है, वो क्या करता है, वो टीसीपी सेशन क्रिएट करता है एक रिमोट होस्ट के साथ। ठीक है, क्या कहा मैंने कि हम अज्यूम क्या करें कि मेरे पास एक कोई भी एप्लीकेशन यूजर है, वो टीसीपी सेशन क्रिएट कर रहा है एक रिमोट होस्ट के साथ। तो जो रिमोट होस्ट होगा ना, उसकी जो पोर्ट होगी वो लेस देन 1024 होगी हमेशा। अब इसके पीछे पूरी कहानी है, ऑब्वियसली हम लोग इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जिस एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि एप्लीकेशन यूजर ने जब टीसीपी सेशन क्रिएट किया एक रिमोट होस्ट के साथ, तो उसकी पोर्ट 1024 से लेस होगी, और जो लोकल क्लाइंट होगा हमारा, उसकी जो पोर्ट होगी 1024 या 65535 के दरमियान होगी। लोकल क्लाइंट की कहाँ होगी, 1024 से लेके 65535 के दरमियान। ये बताएं, ये कमेंट्स में आपको विजिबल हैं या नहीं? कमेंट्स विजिबल हैं या नहीं? है मैम, विजिबल है। ठीक है, विजिबल है, ओके। क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल आप इसके अंदर पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए काफी चीजें इसकी यहाँ पे भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जैसे हमने एक टीसीपी सेशन क्रिएट किया,
ठीक है, किसके साथ? रिमोट होस्ट के साथ। रिमोट होस्ट का मतलब क्या है कि आपके करीब नहीं है, वो दूर रखा हुआ है, दूर से आप उसको कर रहे हो। रिमोट होस्ट के जरिए आपने कनेक्शन किया तो क्या होगा, जो रिमोट होस्ट होगा, ठीक है, उसकी जो पोर्ट यूज होगी वो लेस देन 1024 होगी। जो लोकल क्लाइंट होगा उसकी पोर्ट हमेशा बिटवीन किसकी होगी, 1024 और 65535 के दरमियान। इससे पहले जो पैकेट फिल्टर था ना, वो ये जो हायर पोर्ट थी ना, ये देखिए, हायर पोर्ट के लिए हमेशा उसको अलाउ करता था। एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं आपको। पैकेट फिल्टर क्या करता था कि जैसे ही पोर्ट 1024 से बड़ी हो जाए तो उसके लिए सबको अलाउ कर देता था। तो जो यहाँ पे इसका ड्रॉबैक था कि 1024 से बड़ी पोर्ट जितनी भी होती थी उन सबको अलाउ कर देता, तो जो स्टैटफुल पैकेट है ये उसको डील करता है। इधर गया ये रहा। तो ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि अगर आपके पास किसी हायर पोर्ट से आ रहा है तो वहां पे टीसीपी की तरफ से कोई अटैक हो सकता है, तो उसको भी आपने मॉनिटर करना है। वैसे स्टेटफुल पैकेट वैसे कर क्या रहा होता है, मैं अगर इजी वर्डिंग में आपको समझाऊं, ये इसकी डिटेल में थ्योरी में बाद में जाएंगे। कर क्या रहा होता है स्टेटफुल पैकेट, ये ना डिक्शनरी क्रिएट कर रहा होता है। मैं ये पहले आपको समझा देती हूँ, फिर हम इसकी डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। इसकी थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल है, मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ इसको। पहले मैं आपको इजी वर्डिंग में समझा देती हूँ। स्टेटफुल पैकेट क्या करता है, ये एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई रिक्वेस्ट जनरेट की, तो स्टेटफुल पैकेट क्या करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक डिक्शनरी बना देगा कि भाई इस मेरे नेटवर्क के यूजर ने इस सोर्स इस मतलब डेस्टिनेशन के लिए ये रिक्वेस्ट जनरेट की थी, इस पोर्ट के लिए ये रिक्वेस्ट जनरेट की थी, मतलब वो पूरी एक डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। अब जैसे ही वहां से मैं प्राइवेट से पब्लिक में कनेक्ट हो गई, मेरी आउटगोइंग होगी मेल, अब वापसी जब इनकमिंग मेल आएगी, इनकमिंग कोई फाइल आएगी मेरे पास, तो वो चेक करेगा दोबारा से उस डिक्शनरी के साथ मैच करके कि आइदर ये उसी की उस रिक्वेस्ट का ही रिस्पॉन्स है, कोई और वो फैक्ट तो नहीं आ गया। तो स्टेटफुल पैकेट क्या कर रहा होता है, स्टेटफुल पैकेट एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा होता है। जैसे ही मैंने कोई रिक्वेस्ट जनरेट की ना, तो उस रिक्वेस्ट के कोरस्पॉन्डिंग एक डिक्शनरी बना देगा, डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। तो जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आएगा, तो उस रिस्पॉन्स को दोबारा उस डिक्शनरी से जाके मैच करेगा कि ये उसी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया है, कहीं किसी ने फैक्ट तो नहीं भेज दिया। तो स्टेटफुल पैकेट्स में हमारे पास क्या हो रही होती है, बस बस डिक्शनरी चेकिंग हो रही होती है, डिक्शनरी क्रिएट हो रही होती है। उस डिक्शनरी के थ्रू ये मैच करके चेक कर रहा होता है कि आइदर ये पैकेट जो है ये ऑथराइज्ड है भी कि नहीं है। इसको इंशाल्लाह हम मजीद अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बताने वाला है। और कोई क्यूरी आज के लेक्चर में से? तो समराइज करते हैं आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। आज की क्लास में और पिछली क्लास में दोनों को मिला के तो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने एक और चीज भी डिस्कस की थी, याद होगा, पता नहीं मैंने आपके साथ क्लास के साथ डिस्कस किया, दूसरी क्लास के साथ डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन। ये जो फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक हम लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड, एक हार्डवेयर बेस्ड। ये डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से। नो मैम। अच्छा, कीप इन योर माइंड कि जो फायरवॉल है ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम टू वेज से कर रहे होते हैं। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, एक हार्डवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड का मतलब क्या है, होस्ट बेस्ड। जिस तरीके से मेरे अपने पीसी में मैंने आपको कहा था कंट्रोल पैनल में जाए, आपके पास फायरवॉल की पूरी सेटिंग्स मौजूद है, फायरवॉल आपके पास मौजूद है। तो ये क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर जो कि एक पीसी पे लाई कर रहा है, होस्ट बेस्ड। मैं होस्ट हूँ ना, होस्ट बेस्ड एक वो है मेरे पास फायरवॉल है। दूसरा फायरवॉल क्या होता है कि हमने पूरे एक नेटवर्क को सिक्योर बना। अभी तो मेरा अकेला पीसी कनेक्ट है ना, अभी मैं अपने अकेले पीसी को किसी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, इंटरनेट के जरिए कनेक्ट कर रही हूँ। तो मेरा अकेला पीसी है, तो उस पीसी के अंदर मैंने फायरवॉल इंस्टॉल कर लिया, या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पता आपको पता आ जाता है बाय डिफॉल्ट भी। तो उसकी सेटिंग मजीद कर दी, उसको कस्टमाइज कर दिया मैंने। तो हुआ क्या, मैंने अपने एक पीसी को सिक्योर किया फ्रॉम अनट्रस्टेड नेटवर्क। लेकिन अगर मेरे पास एक नेटवर्क को अज्यूम करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास 30 एम्प्लॉयज हैं, तो 30 एम्प्लॉयज का जो एक नेटवर्क बना हुआ है, उस पूरे नेटवर्क को उन्होंने सिक्योर करना है।
तो वो फिर क्या करेंगे, वो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल पीसी में बेशक फायरवॉल मौजूद है, ठीक है, वो अब लेकिन उनको इतनी सिक्योरिटी कम नहीं चाहिए, उनको थोड़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव वेरी सेंसिटिव डेटा। तो वो क्या करेंगे, वो जो उनका सर्वर होगा ना, उनके पूरे नेटवर्क का जो सर्वर होगा, उस सर्वर के अंदर फायरवॉल की पूरी सेटिंग कर देंगे। अच्छा, और मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, तो वो पता है क्या करते हैं, वो सर्वर भी अलग से फायरवॉल के लिए रखते हैं। पूरा का पूरा एक सर्वर, एक पूरी मशीन फायरवॉल के लिए अलग से डेडिकेट कर देते हैं। कहते हैं कि इसमें सिर्फ फायरवॉल चलेगा, इसमें कोई भी हमारा दूसरा ऑपरेशन नहीं होगा, कोई भी हमारा डेटा मौजूद नहीं होगा। मतलब एक अलग से सर्वर रख देते हैं जो सिर्फ फायरवॉल के लिए डेडिकेटेड होता है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ उसी को वो करो, मतलब ये किसी और सर्वर पे नहीं चल सकता। आप एक नॉर्मल जो सर्वर है, जो एक नेटवर्क में नॉर्मल सर्वर होता है, उस सर्वर के अंदर भी फायरवॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि उसके लिए डेडिकेटेड सर्वर अलग से बाय किया जाए, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिनका डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ना, बहुत ज्यादा, तो वो इसका भी रिस्क नहीं ले रहे होते कि उसी सर्वर पे काम भी चल रहा है और उसी सर्वर पे फायरवॉल है। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम इसके लिए अलग से मशीनरी बाय करेंगे और हम एक डेडिकेटेड मशीनरी अलग से डेडिकेटेड सर्वर से फायरवॉल के लिए रख देंगे, जो सिर्फ ये मलिशियस एक्टिविटीज जो हो रही हैं, इनकमिंग आउटपुट को मॉनिटर कर, वो सारा सिर्फ ये काम करेगा, उस सर्वर पे कोई और काम नहीं हो रहा होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं कि हार्डवेयर है, हार्डवेयर बेस्ड है, जो एक मतलब सर्वर पे आप लोगों ने कर दी है। ठीक है, तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फायरवॉल की दो तरह से पॉसिबल है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी पॉसिबल है और हार्डवेयर भी पॉसिबल है। जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है वो एक पीसी के अंदर लाई करती है, जो हार्डवेयर बेस्ड है वो सर्वर पे लाई कर रही होती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि भाई जो हार्डवेयर बेस्ड होती है वो ज्यादा सिक्योर होती है। कुछ एक्सपर्ट्स का, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव की है कि वो ज्यादा सिक्योर होती है। अच्छा, और उसके अलावा फायरवॉल जो है वो इनेबल भी टू वे से किया जा सकता है, ये शायद हमने डिस्कस किया था कि टू वे से इनेबल हो रहा होता है। एक फुली स्टिल मोड से, स्टडी मोड से होता है, और एक बूट टाइम फिल्टरिंग के जरिए होता है। तो जो बूट टाइम फिल्टरिंग फायरवॉल एक्टिवेट होता है, इनेबल होता है, वो कब इनेबल होता है कि जब मेरा पीसी शटडाउन से दोबारा रीस्टार्ट हो रहा होता है, तो इस टाइम वो क्या होगा, इनेबल होगा। क्योंकि जब पीसी रीस्टार्ट हो रहा है, दोबारा बूटअप हो रहा है, उस टाइम भी अटैकर अटैक कर सकता है। तो उसके अटैकर को उस अटैकर के उस टाइम के अटैक को रोकने के लिए हम बूट टाइम फिल्टरिंग यूज कर रहे होते हैं फायरवॉल की, वो मोड यूज कर रहे होते हैं, वो इनेबल कर देते हैं। तो जैसे आप इनेबल करोगे ना फायरवॉल का बूट टाइम फिल्टरिंग, तो उससे क्या होगा कि जैसे आपका पीसी रीस्टार्ट हो रहा होगा, तो उस वक्त भी वो उसको अटैकर के अटैक से आपको बचा सकता है। और जो फुली स्टिल मोड भी कहते हैं, फुली स्टडी मोड भी जिसको कहते हैं, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, पीसी ऑन हो गया, पीसी ऑन होने के बाद फिर जो आपका फायरवॉल आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो हम कहेंगे कि भाई स्टडी मोड में आने के बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब भी अटैकर उस पर अटैक नहीं कर सकता। जो स्टडी मोड आपका होता है, वो आपके लिए बूट टाइम पे काम नहीं करता। तो आपको दोनों के मोड इनेबल करने पड़ते हैं कि बूट टाइम मोड इनेबल करोगे तो मतलब जब पीसी रीस्टार्ट हो रहा होगा तब वो उसको डील करेगा। और जो फुल स्टिल मोड भी कहते हैं, स्टडी मोड भी कहते हैं, वो क्या होगा, पीसी ऑन होने के बाद आपका मतलब फायरवॉल इनेबल हो जाएगा और वो अटैकर से आपको प्रोटेक्ट करेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, टाइम हमारा पूरा हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको, फायरवॉल के चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशंस भी लेते हैं, लेट्स सी। ठीक है, ओके बच्चों, मैं फिर क्लास एंड कर रही हूँ, कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। और जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, तो अटेंडेंस मार्क हो चुकी है और सबमिट हो चुकी है, इसलिए आपकी मार्क नहीं हो पाएगी। दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया काफी लेट। ठीक है बेटा, तो मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, क्लास एंड कर रही हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।